हेलो बच्चों, मेरा नाम है सुनंदन गुप्ता। आप सब मुझे बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। तो आज हम फिजिक्स जो हमारा सेमेस्टर थर्ड का सिलेबस है उसका यूनिट नंबर 1 जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, और वो भी अकॉर्डिंग टू के शर्मा बुक से हम इसको पूरा अच्छे से समझेंगे। क्या है, एक एक वर्ड आपको समझ आएगा। आज तक जो भी आपने पढ़ा है उसको भूल जाओ। अब जो नया हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसकी गारंटी देता हूं मैं आपको कि इस बार जो आपका एग्जाम होगा ना उसमें आप 80 में से 80 मार्क्स स्कोर कर पाओगे। विद न्यूमेरिकल्स हर एक चीज जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे क्लियर किए जाएंगे, और हम एक एक न्यूमेरिकल इसका सॉल्व करेंगे जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट इस सिलेबस के आपके न्यूमेरिकल्स यहाँ पर आते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ। जैसे हमारा पहला यूनिट क्या नाम है, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स 1। अब इलेक्ट्रॉनिक्स 1 क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, पहले 1 तो जैसे चैप्टर होते हैं ना, चैप्टर 1 चैप्टर 2, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स के दो पार्ट हैं आपके। पहला यूनिट नंबर 1 का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स 1 एंड यूनिट नंबर 2 का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स 2। अब देखो जरा ध्यान से, इलेक्ट्रॉनिक्स 1 क्या है, पहले तो पता चलता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। ठीक है, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, एक होता है इलेक्ट्रिकल। अब इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, ऐसे डिवाइसेस जिनको कम करंट चाहिए है ऑपरेट होने के लिए, और इलेक्ट्रिकल क्या होते हैं डिवाइसेस जिनको ज्यादा करंट चाहिए होती है, हैवी करंट चाहिए होती है, किसके लिए, अपने ऑपरेशन या यूज के लिए। अब आपको मैं दो बातें पूछता हूं, आप मुझे बताओ कंप्यूटर या आपका मोबाइल फोन कैसा डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल है या इलेक्ट्रॉनिक? आप सब यही बोलोगे सर अब वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक क्यों बोला आपने, क्योंकि उसको कम करंट चाहिए होती है ऑपरेट या यूज करने के लिए। पर अदर हैंड अगर मैं बोलूंगा आपका एयर कंडीशनर है, एसी है, फ्रिज है, आपकी लिफ्ट है, उन सबको करंट कैसे चाहिए है, बहुत ज्यादा करंट चाहिए है, और उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। तो आप मुझे बताओ क्या हमें एयर कंडीशनर, लिफ्ट इन सब के बारे में पढ़ना है? नहीं, हमें पढ़ना है इनके बारे में, फोन्स, एलईडीज, लाइट एमिटिंग डायोड्स, जो एलईडीज हैं, जैसे आपका मोबाइल फोन के अंदर सेमीकंडक्टर्स हैं, लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, एम्पलीफायर क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, ये सभी डिवाइसेस के बारे में कंप्लीट हम पूरी पिक्चर स्टार्टिंग से लेके पूरे क्लाइमैक्स तक जाएंगे। पूरा इसको वन शॉट मतलब 2 मंथ में आपका पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे हम, जितना जल्दी हो सकता है, विद प्रॉपर नोट्स आपको मैं दूंगा और विद प्रॉपर न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अब जरा आपका टाइम ज्यादा नहीं लेते हुए मैं आपको स्टार्ट करता हूं वीडियो को, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स 1 जो आपको यूनिट है जिसका नाम है एनर्जी मेडिसिन सॉलिड्स। अब सॉलिड आप सबको पता होता है, सॉलिड क्या होता है, जिसमें एटम्स क्या होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं। मान लो अगर ये दो एटम हैं तो इनके ये एटम्स कैसे पैक होंगे, एक दूसरे के बिल्कुल पास होंगे। अगर मैं बोलूं इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इन एटम्स के बीच का क्या होगा, बड़ा ही कम होगा। और अगर बड़ा दूर हो जाएंगे एटम से एक दूसरे के साथ तो इसका मतलब वो क्या है, गैसेस, और बड़ा कम हो तो लिक्विड्स, और बिल्कुल ही पास में तो क्या बना लेते हैं एटम्स, सॉलिड बना लेते हैं। फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर बोला जाता है जिसको सॉलिड बोला जाता है, सॉलिड लिक्विड गैस। अब बात करते हैं सॉलिड कौन सबको पता है, जिसमें एटम्स बड़े क्लोजली पैक्ड होते हैं। अब इनमें एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं, देखो एनर्जी बैंड्स को समझने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या एटम के बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत हम एटम के बारे में सीखेंगे। क्या हमने बोला, एटम्स बड़े क्लोजली पैक्ड होते हैं। ये आ गया हमारा न्यूक्लियस और ये आ गए इसके ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स आप समझते हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गोल गोल घूमता है। ये जो सर्कुलर रास्ते हैं ना गोल गोल, जैसे एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, इनको क्या बोला जाता है, ऑर्बिट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको, ऑर्बिट्स। याद रखना है इनको क्या बोला जाता है, ऑर्बिट्स। और एनर्जी लेवल्स क्या बोला जाता है, और इनको एनर्जी लेवल्स, और क्या बोला जाता है इनको, शेल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, शेल्स बोला जाता है इनको। ठीक है, और इनके बीच में ही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गोल गोल घूमते हैं। तो ये हमारे पास आ गया एटम। अब मान लो जैसे हमारे पास एक ही एटम है, सॉलिड में हमने क्या देखा कि एटम से एक दूसरे के बिल्कुल पास पास होंगे। अगर एटम्स एक दूसरे के पास पास होंगे तो मैं बताऊं अगर ये एटम है तो मैं कोई सॉलिड ले लेता हूं, उसका एक और एटम मैं बनाता हूं यहां पर। तो जरा देखो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, एक और अगर एटम बना हुआ है तो आपको क्या यहां पर क्या देखने को मिल रहा है कि जो ये एटम्स हैं, ये एटम 1 एटम 2 एटम 3,
ये क्या हो रही हैं, इनके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स थे या शेल्स थे या क्या एनर्जी लेवल्स वो क्या हो रही हैं, ओवरलैप हो रही हैं। क्या हो रही हैं, ओवरलैप हो रही हैं। और इन्हीं एनर्जी लेवल्स के ग्रुप को क्या बोला जाता है, एनर्जी लेवल्स या ऑर्बिट्स। बड़े सारे ऑर्बिट्स अगर बड़े ही क्लोजली पैक हो, जैसे यहाँ पर है ऑर्बिट्स क्या है, क्लोजली पैक है बड़े सारे एटम्स के, और या फिर किसी सॉलिड के जो ऑर्बिट्स हैं वो बड़े ही क्लोजली पैक हैं, उस ग्रुप को क्या बोला जाता है, हमने एनर्जी बैंड्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एनर्जी बैंड्स। तो हम ऐसे बोल सकते हैं द सेट ऑफ क्लोजली पैक्ड एनर्जी लेवल्स आर नोन एज एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। अब इनकी स्टडी करनी है तो देखो कैसे करते हैं। जैसे देखो आपके पास आपको पता है जैसे बस होती है, बस में अगर बड़ा ही रश हो तो वहां पर क्या होगा, अगर पैसेंजर जो खड़े हैं तो वो बिल्कुल कैसे पैक होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं वहां पे। तो वो सॉलिड का ही एग्जांपल है, एक सॉलिड की ही अगर हम उसको हाइपोथेटिकल एग्जांपल माने तो सॉलिड में भी क्या होगा, एटम्स बिल्कुल वैसे ही पैसेंजर्स की तरह बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं। जैसे ट्रेन का जनरल डब्बा होता है ना, वास्तव में ट्रेन का जो जनरल डब्बा है अगर उसको देखें हम तो वो क्या है, सॉलिड है। क्यों है सॉलिड बोल सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो पैसेंजर्स हैं वो बड़े ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, बड़ा ज्यादा रश होता है। आमतौर पर हम जो एसी वाले डब्बे हैं उनको क्या बोल सकते हैं, गैस बोल सकते हैं। और जो हमारे पास फिर सेकंड क्लास आ जाते हैं एसी, उसको हम स्लीपर, उसको हम क्या बोल सकते हैं, लिक्विड, क्योंकि उसमें पैसेंजर थोड़े बहुत दूर दूर रहते हैं, डिस्टेंस उनके बीच का थोड़ा थोड़ा ज्यादा होने लगता है। ठीक है, अब इसके बाद आगे बात करते हैं। देखो ये तो हमने बोल दिया कि एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स में एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं। एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं कि जब एटम्स अगर क्लोजली पैक्ड हो तो उनके जो आउटर वाले क्या हैं, आउटर ऑर्बिट्स हैं, वो जब एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक हो जाते हैं तो उन सब के ग्रुप को क्या बोला जाता है, एनर्जी बैंड्स। जैसे हमारे पास एक फ्लावर है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, एनर्जी लेवल। जब बड़े सारे फ्लावर हम एक साथ रख दें तो वो क्या हो जाते हैं, तब उनको क्या बोलते हैं, बुके बोलते हैं, है ना। जैसे ही इनको क्या, जब बड़े सारे एनर्जी लेवल्स एक साथ पास आ जाते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, एनर्जी बैंड्स बोला जाता है। जैसे फ्लावर्स में क्या होता है, बुके है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनर्जी बैंड। एक सिंगल फ्लावर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनर्जी लेवल, शेल और ऑर्बिट बोलेंगे। ये बात समझे, ऑर्बिट क्या होता है, एनर्जी लेवल क्या होता है, या शेल क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, गोल गोल घूमता है। ऐसा रास्ता जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता है उस रास्ते को ही क्या बोला जाता है, ऑर्बिट। और ये सर्कुलर क्यों बनाए हैं, क्योंकि बोहर ने क्या बोला था, बोहर मॉडल ऑफ एटम देखें तो उसने बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। और ये ऑर्बिट्स कैसे होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, और इन ऑर्बिट्स के देखो जो सबसे पास वाला ऑर्बिट होता है ना न्यूक्लियस के, जैसे ये, इसकी एनर्जी सबसे कम, फिर जब हम दूर जाते हैं तो उसकी एनर्जी ज्यादा, फिर इसके बाहर वाला जो और अगर एक और ऑर्बिट होगा तो उसकी एनर्जी और ज्यादा। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर दूर जाते हैं तो एनर्जी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, जो न्यूक्लियस के सबसे पहला वाला ऑर्बिट है इसको क्या बोलते हैं, एन क्या लिखते हैं, स्टेट 1, एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो हमें क्या बताता है कि भाई ये कौन सा शेल है, पहला शेल। इनर मोस्ट शेल के लिए एन की वैल्यू क्या होगी 1। अच्छा, ये आउट दूसरा वाला शेल है तो उसके लिए क्या है 2। यहां हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, के शेल, एल शेल, आगे एम, एन एंड सो। ठीक है, अब देखो जरा हम बात करते हैं जैसे सॉलिड्स की बात करनी है तो एक सॉलिड ले लेते हैं। कौन सा सॉलिड ले लेते हैं हम, सिलिकॉन की बात करते हैं। किसकी, सिलिकॉन की। क्योंकि देखो सिलिकॉन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रही है तो सेमीकंडक्टर पढ़ना है। सेमीकंडक्टर पे मोस्टली यूज्ड जो एटम या सॉलिड होता है वो सिलिकॉन होता है हमारे पास। अच्छा, अब बात करते हैं सिलिकॉन की। पहले सिलिकॉन के एटम की बात करेंगे ना, फिर पूरे सॉलिड की। अब देखो सिलिकॉन का एक एटम ले लेता हूं तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सिलिकॉन का 14 एटॉमिक नंबर होता है, मतलब Z। मतलब नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं सिलिकॉन में, वो कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स उसमें 14। और वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल हुए होते हैं उस एटम में, तो उसके लिए हमें क्या लिखनी पड़ती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अब हम सब देखो जरा, सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2
2s2 2p6 3s2 3p2। अब देखो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसको बोला जाता है शेल। 1 लिखा है ना, n मतलब 1 है, तो ये पहला शेल, यहाँ 2 और यहाँ भी 2, तो इसको क्या बोला जाएगा, शेल। पूरे को शेल बोला जाएगा, और इसको 2s को और 2p को क्या बोलते हैं, सब शेल। शेल आ गया मतलब जैसे पूरी बिल्डिंग है उसको बोल दिया शेल, ठीक है। और पूरा शहर आ गया एटम, शहर के बीच में जो बिल्डिंग्स हैं उसको बोल दिया हमने क्या, शेल। और बिल्डिंग्स के अंदर जो कमरे हैं उनको क्या बोल देते हैं, सब शेल बोला जाता है। जैसे इसमें कितने यहाँ देखो जरा, ये पूरा शेल है तो कितने सब शेल हैं, s और p, 2 सब शेल हैं इसमें। इसमें भी कितने हैं, जो तीसरा हमारे पास शेल है उसके अंदर सब शेल कितने हैं, 1 और 2, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास पुलिस स्टेशन होता है, तो पुलिस स्टेशन में कितने सब इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर क्या है, 1, और अगर इंस्पेक्टर 1 है तो उस इंस्पेक्टर के अंदर कितने SI आ रहे हैं, तो सब इंस्पेक्टर कितने आ रहे हैं, 2। अगर ये तीसरे नंबर वाला जो है मतलब तीसरे नंबर वाला शेल है तो इसके अंदर कितने SI आ रहे हैं, जब सब इंस्पेक्टर या सब शेल आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, तो S और P। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स को भरा वैसे है, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, मतलब पहला शेल कंप्लीटली फिल्ड है। अब देखो दूसरा शेल है तो उसमें अगर पूरे शेल की बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, 2 और 6 8। और अगर सब शेल की बात करें तो 2s जो सब शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2, और 2p जो सब शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अब वैसे ही मुझे बताओ जरा इस शेल में कितने सब शेल हैं, पहले एक तो आ गया सर 3s शेल है, सब शेल है, और एक 3p सब शेल है, मतलब 2 सब शेल है। अब इन 2 सब शेल के दरमियान से देखो 3s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, इस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, इस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो p सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 6, और इस p सब शेल में कितने ही इलेक्ट्रॉन हैं, 2, मतलब कितने की कमी है, 4 इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है इसमें, और है कितने, 2। और अगर मैं पूरे शेल की बात करूं तो पूरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, और 4 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। ये तो बात आ गई कि सिलिकॉन एटम की बात कर रहे हैं। अब किसकी बात करेंगे, सिलिकॉन क्रिस्टल की बात करेंगे। अब देखो जरा, ये तो बात आ गई सिलिकॉन एटम की। अब किसकी बात करेंगे, सिलिकॉन क्रिस्टल की या सिलिकॉन सॉलिड की। अब सिलिकॉन में क्रिस्टल की बात करता हूं तो आप मुझे बताओ सिलिकॉन क्रिस्टल में क्या एक एटम होगा, सॉलिड में क्या एक एटम होता, नहीं, उसमें बड़े सारे एटम्स होते हैं। तो अगर उसमें बड़े सारे एटम्स हैं तो हम क्या बोलते हैं, सिलिकॉन क्रिस्टल में हम सपोज कर लेते हैं कि कितने एटम्स हैं, n एटम्स है। यही नहीं समझ आता है कि ये क्या कर रहे हैं, तो सिलिकॉन के क्रिस्टल में कितने एटम्स हैं, n एटम्स हैं, क्योंकि सॉलिड एक एटम का नहीं बना होगा, उसमें लाखों करोड़ों एटम्स होते हैं, तो सिलिकॉन किसका बना है, n एटम्स का बना है। अब देखो जरा सिलिकॉन में हमने क्रिस्टल की बात करी, ये तो एटम की बात कर रहा हूं यहां पे। अब सिलिकॉन क्रिस्टल की बात करूंगा जब, तो मेरे को खुद बताओ सिलिकॉन क्रिस्टल के में पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक एटम में अगर पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो n एटम्स के पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 को मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, एक में अगर 2 है, एक शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो n शेल्स का n एटम्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 को मल्टीप्लाई किसके साथ करना पड़ेगा, n के साथ। मतलब सिलिकॉन क्रिस्टल के पहले वाले जो इनर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें 2 n इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि एटम्स कितने हैं हमारे पास, n है। अच्छा अब मुझे बताओ जो ये वाला शेल है इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 और 6 8। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं इसमें 8 n इलेक्ट्रॉन्स हैं। पूरे सिलिकॉन क्रिस्टल का जो दूसरा शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 n। और ऐसे बोल सकता हूं कि जो 2s है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2s जो सब शेल है उसमें कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर एक एटम में है तो n इलेक्ट्रॉन n एटम्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2n, ठीक है नी। वैसे ही 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बताओ। अगर यहाँ पर एक एटम में 6 है तो n एटम्स में कितने होंगे, देखो जैसे एक एटम में अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 एटम में कितने होंगे, 6 को मल्टीप्लाई नीचे करते हैं ना, 6 2 जा 12। वैसे ही अगर हमारे पास n एटम्स हैं तो 2p में कितने, अगर एक एटम में 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो बताओ जरा मुझे n एटम्स में कितने होंगे, तो हम क्या बोलेंगे उसमें
6 into n। वैसे ही बताओ 3s में, अब इसकी बात करते हैं, 3s सब शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सिलिकॉन क्रिस्टल की जब बात करूंगा तो उसमें बताओ कितने सब शेल होंगे, सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर सिलिकॉन क्रिस्टल की बात करूं तो उसमें कितने होंगे, एक में अगर 2 हैं तो 3s सब शेल में कितने होंगे, 2 into n, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, n। वैसे ही 3p में बताओ जल्दी कितना होगा, 2 into n। 2 मतलब क्या है, एक एटम में अगर 2 है तो n एटम्स में कितने होंगे, 2 की मल्टीप्लाई n से करवा देंगे। ठीक है, अब यहां तक तो बात आ गई बिल्कुल सिंपल। ठीक, अब थोड़ा सा ग्राफ स्टडी करना है। क्या करना है, सिचुएशंस आएंगी अलग अलग हमारे पास, उन सिचुएशंस को स्टडी करके कैसे करते हैं। मतलब अब मेरे को बताओ जरा, 3p में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये वो कितने अकोमोडेट कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन इसमें और आ सकते हैं। जैसे इसमें 6 है ना तो 2 4, 3p सब शेल में 4 इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं। और अगर मैं पूछूं ये 3 जो थर्ड नंबर वाला शेल है उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। तो इस शेल में कितने हैं, 2 और 2 4, तो कितने रह गए हैं, 4। मतलब इस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स कम हैं, या हम ऐसे बोल सकते हैं इस 3p सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स कम हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स कम हैं। तो अगर मैं बात करता हूं सिलिकॉन क्रिस्टल की तो कितने इलेक्ट्रॉन्स कम हैं यहाँ पे, 3p सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर एक एटम में कम है तो n एटम्स में कितने कम होंगे, 4 into n इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्या है, कम है। ठीक है, अब बात करते हैं उसके बाद, जैसे बिल्डिंग है ना, पूरी बिल्डिंग, तो बिल्डिंग के अंदर जो एक कमरे हैं, देखो ये एक बिल्डिंग है इसमें एक ही कमरा, ये एक और बिल्डिंग आ गई इसमें कितने कमरे हैं, 2, फिर एक और बिल्डिंग आ गई इसमें कितने कमरे हैं, देखो जरा 2। वैसे ही सब शेल्स को कमरे बोल रही हैं और बिल्डिंग को शेल बोल रही हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आगे, सिचुएशन देखते हैं क्या, कि जैसे सॉलिड में क्या होता है, एटम्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। मतलब अगर ये दोनों एटम हैं, अब इन दोनों को मान लो क्या है, एटम्स, अगर ये दोनों क्लोजली पैक्ड होंगे तो वो किसका केस है, किसका केस है, सॉलिड का केस है। और कौन सा क्रिस्टल पढ़ रहे हैं हम, कौन सा सॉलिड लिया हुआ है, सिलिकॉन, मतलब एटम्स ऐसे पैक्ड होंगे। हम क्या करेंगे, अलग अलग सिचुएशन देखेंगे। अगर एटम्स इतने इतने दूर होंगे सिलिकॉन एटम से एक दूसरे से तो क्या होगा, तब जब पास पास आएंगे तब क्या होगा, जब और पास आएंगे तब क्या होगा, और जब बिल्कुल ही पास आ जाएंगे तब क्या होगा। ये इसका मतलब कितनी कंडीशन पढ़नी है, 4 कंडीशंस हमने पढ़नी है। ठीक है, 4 कंडीशंस हमने स्टडी करनी है। तो देखो जरा, देखो सबसे पहले हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। कैसे ग्राफ ड्रा करें आएगा इसका, अब ध्यान से देखो, x एक्सिस और y एक्सिस है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया है। उसके ऊपर अब हम देखते हैं x एक्सिस में हम बताते हैं इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। क्या बता रहे हैं यहाँ पे, हम इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बताएंगे, जिसको हम किसके साथ डिनोट कर देते हैं, r के साथ डिनोट कर देते हैं। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस का क्या मतलब हुआ, इंटर एटॉमिक मतलब एटम्स के बीच का डिस्टेंस, जिसको किसके साथ डिनोट करें, जब इतना डिस्टेंस होगा, जब r इतना होगा इन दोनों के बीच में, तब क्या होगा, जब r इतना होगा तब क्या होगा, जब इतना हो जाएगा तब क्या, और जब बिल्कुल ही पास मतलब सॉलिड का केस आएगा तब क्या होगा, इन एटम्स में इंटरेक्शन कैसे होती है। तो देखो जरा, और y एक्सिस में हम क्या करेंगे, y एक्सिस में हम बताएंगे एनर्जी, किनकी एनर्जी, ऑर्बिट्स की एनर्जी। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सबसे इनर मोस्ट, जैसे मैं सिलिकॉन की कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, यही है सिलिकॉन की 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इन 2 2 4 6 10 और 4 14। ठीक है, अब देखो जरा सिलिकॉन की ये है एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जरा ध्यान से देखना, जो पहला वाला शेल है इनर मोस्ट शेल, इसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी, इसकी एनर्जी और ज्यादा, इसकी एनर्जी और ज्यादा, इसकी एनर्जी और ज्यादा, और इसकी एनर्जी और ज्यादा। ठीक है, अब देखो तो सबसे कम किसकी एनर्जी होगी, तो ग्राफ में जब भी हम ऑर्बिट्स को या शेल्स को ड्रा करते हैं तो हम इनको कैसे ड्रा करते हैं, लाइंस के साथ ड्रा करते हैं, सर्कल के साथ नहीं, लाइंस के साथ। तो देखो सबसे पहले मैं बना रहा हूं, सबसे पहले कौन सा सब शेल आएगा जिसकी सबसे कम एनर्जी, ऊपर जाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी। अच्छा, सबसे पहले कौन सा सब शेल होगा, 1s2, क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे कम।
फिर उसके बाद कौन आएगा 2s2 उसकी एनर्जी और ज्यादा। फिर कौन आएगा 2p6 उसकी एनर्जी और ज्यादा। फिर उसके बाद 3s2 इसकी एनर्जी और ज्यादा। और सबसे लास्ट में कौन आएगा 3p2 उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा। अब देखो होगा क्या क्या होगा यहाँ पे, देखते हैं हम क्या होता है यहाँ पे, पूरी सिचुएशन को नोटिस करते हैं। देखो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, सिलिकॉन क्रिस्टल 2, तो उनको किसके साथ बना रहा हूं डॉटेड के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा 2s में सब शेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, तो यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए यहाँ पे 2। अच्छा 2p इस सब शेल में जो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स भर दो यहाँ पे डॉट के साथ, हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कितने एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें 1 2 3 4 5 और 1 6। ठीक है, अब 3s2 की बात बताओ, जल्दी बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2। अच्छा 3p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, डॉट पीस तो मैंने बना दिया कि इसमें 2 है। क्या ये कंप्लीटली फिल है नहीं, इसमें और कितने आ सकते थे 4 कैपेसिटी। देखो p जो सब शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 6, तो यहाँ पर कितने हैं p सब शेल में 2, तो टोटल कितने आएंगे इसमें 6 आएंगे। तो अगर 6 आए 6 इसमें टोटल हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 तो इसमें है तो 4 के लिए क्या करेंगे खाली जगह बना देंगे कि 4 इलेक्ट्रॉन क्या है। इस ग्राफ से हमें पता चल रहा है पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी गई है किसकी सिलिकॉन की, इन द ग्राफ में लिखी हुई है मैंने। और जरा देखो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में 2, फिर 2p में 6, 3s में 2 और 3p में कितने थे 2 और 4 क्या है खाली है, 4 इलेक्ट्रॉन्स और आ सकते थे पर है नहीं है उसमें सिलिकॉन में। ठीक है, अब देखो जरा इसके बाद हम क्या करते हैं ग्राफ को करते हैं। तो 4 सिचुएशन है जैसे मैंने बताया, इंटरएटॉमिक डिस्टेंस को धीरे धीरे क्या करते जाएंगे कम करते जाएंगे और देखेंगे क्या होगा। ठीक है, मान लेते हैं पहली सिचुएशन हमारे पास r = d। मान लो जब इन एटम्स के बीच का डिस्टेंस इतना इतना है, इतने दूर दूर एटम्स। देखो मान लेते हैं डिस्टेंस कितना है, जब हमारे पास d डिस्टेंस है, जब डिस्टेंस बड़ा ही ज्यादा है, इस साइड जाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ेगा ना, तो बताओ जब इस साइड जा रहे हैं तो d डिस्टेंस क्या है बढ़ेगा। तो r से डिनोट क्या है r जब d होगा, मतलब जब एटम्स बड़े दूर दूर होंगे एक दूसरे के, तो मेरे को बताओ उस टाइम पे क्या होगा, एटम्स जब एक दूसरे के बड़े ही दूर दूर होंगे तो क्या उनमें इंटरेक्शन होगी नो, तो उनमें क्या होगी नो इंटरेक्शन, कोई इंटरेक्शन नहीं होगी जब एटम्स एक दूसरे के क्या होंगे बड़े ही दूर दूर होंगे। उस टाइम पे यार सिंपल सी बात है, जब मानो आप कॉलेज में एक साथ होते हो तो इंटरेक्शन बड़ी ज्यादा होती है, बातचीत बड़ी होती है, बड़ी बातें होती है। पर जब आप अपने घरों में चले जाते हो तो कोई कहीं गया है, कोई किसी का कितना है, डिस्टेंस बड़ा ही बढ़ जाता है, तो डिस्टेंस बढ़ने से इंटरेक्शन भी क्या हो जाती है कम हो जाती है। तो जब एटम्स बड़े दूर दूर हो तो उनके बीच में इंटरेक्शन या अट्रैक्शन या रिपल्शन जो भी होना होगा वो क्या है बड़ी ही ज्यादा कम होगी। ठीक है, तो जब डिस्टेंस बड़ा ही कम होगा उस टाइम पे नो इंटरेक्शन, जब डिस्टेंस बड़ा ज्यादा है उस टाइम पे इंटरेक्शन कोई इंटरेक्शन नहीं होगी एटम्स के बीच में, दूर दूर है तो इंटरेक्शन कैसे करेंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, अब बात करते हैं क्या करते जाएंगे डिस्टेंस को कम करते जाएंगे। अब मान लेते हैं डिस्टेंस थोड़ा और कम कर लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं डिस्टेंस, अब कितना डिस्टेंस रखा हमने थोड़ा और कम कर दिया। डिस्टेंस कितना है r = c, एटम्स के बीच का इतना डिस्टेंस था अभी इतना कर दिया। तो जब इतना कर दिया तो उनके बीच में इंटरेक्शन थोड़ा क्या हो जाएगी, इंटरेक्शन विल स्टार्ट, इंटरेक्शन क्या होने लगेगी स्टार्ट हो जाएगी, एटम्स के बीच में इंटरेक्शन स्टार्ट होने लगेगी, इंटरेक्शन विल स्टार्ट। और इंटरेक्शन एटम्स के बीच में कैसे होगी, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जो ये ऑर्बिट्स हैं, जो 3s और 3p ऑर्बिट्स हैं, इनके बीच में इंटरेक्शन स्टार्ट होने लगेगी। एक एटम के बाद में अलग अलग एटम्स के जो आउटर शेल्स हैं उनके बीच में इंटरेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 4, इनके बीच में क्या होने लगेगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इंटरेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा
अब बात करते हैं डिस्टेंस को और कम कर दो ना, जब डिस्टेंस को और कम कर देता हूं लेट इट बी b, जब डिस्टेंस कितना कर दिया मैंने r इक्वल टू b, डिस्टेंस और कम कर दिया एटम्स के बीच का, तो अब उस टाइम पे क्या होगा, जो ये 3s और 3p ऑर्बिट्स हैं ये क्या हो जाएंगे, ये 3s और 3p ऑर्बिट्स देखो यहां पे है b, तो ये क्या होने लगेंगे एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे मिक्स हो जाएंगे, अब अलग अलग नहीं रहेंगे, क्या हो जाएंगे एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे, ऐसे बनाते हैं राइट। अब मिक्स हो गए, ठीक है, अब मिक्स हो गए तो इसका मतलब क्या है कि अब हम ये नहीं पहचान सकते, देखो यहाँ पर मिक्स हो गए, इन दोनों का मिक्सिंग हो गई है, किसकी किसकी 3s2 और 3p ऑर्बिट्स की मिक्सिंग हो गई है। ये मत सोचो कि दो ही मिक्स हुए होंगे, नहीं, हम एक एटम की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक क्रिस्टल की बात कर रहे हैं और जिसमें n एटम्स थे, बड़े वाला एटम्स हैं, तो बड़े वाला 3s2 और 3p2 की क्या हो जाएगी मिक्सिंग हो जाएगी, और जब ये मिक्सिंग हो जाएगी तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। अब मिक्सिंग हो जाएगी जब डिस्टेंस हमारा कितना होगी, मतलब डिस्टेंस और कम हो गया तो ये ऑर्बिट्स क्या हो गए आपस में, ये सब शेल्स क्या हो गए आपस में मिक्स हो गए। अच्छा, अब मिक्स हो गए तो दो इलेक्ट्रॉन में से दो इलेक्ट्रॉन, तो इन मिक्सिंग में कितने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो मैं 3s सब शेल हूं, मेरे साथ मेरा फ्रेंड है वो 3p सब शेल है, ठीक है, मेरे पास भी दो टॉफीज हैं सेम, उसके पास भी दो टॉफीज हैं सेम। अब जब हम बिल्कुल पास पास आए तो हमने टॉफीज को इकट्ठा कर दिया, मतलब शेल्स को इकट्ठा कर दिया, जब हम शेल्स एक दूसरे के पास पास हो गए तो जब इकट्ठे हो गए तो जब टॉफीज को मिक्स कर दिया तो उसके बाद मैं ये बता सकता हूं कि मेरी कौन सी टॉफीज है इसमें और उसकी कौन सी है नहीं, तो इसका मतलब हम ये नहीं बता सकते कि इसके जो दो इलेक्ट्रॉन हैं वो कौन से हैं और इसके जो दो इलेक्ट्रॉन हैं वो कौन से हैं, जब डिस्टेंस बढ़ा क्या आ जाए कम हो जाए, कितना हो जाए, और जब डिस्टेंस और कम हो जाए तब क्या होगा, जब डिस्टेंस और कम हो जाए, कितना डिस्टेंस हो जाए, जब दोनों के बीच में डिस्टेंस बड़ा ही कम हो जाए एटम्स के बीच का, उस टाइम पे क्या होगा, उस ये किसका केस होगा पहले ये तो बताओ, जब एटम्स के बीच का डिस्टेंस बड़ा ही कम हो जाएगा तो वो किसका केस होगा, सॉलिड का केस होगा। सॉलिड में क्या होगा, लेट इट बी ए डिस्टेंस मान लेते हैं, जब डिस्टेंस बड़ा ही क्या हो जाए कम हो जाए। देखो जब डिस्टेंस b था तो मेरे को बताओ सब शेल्स क्या हो गए थे, यहाँ पर मिक्स हो गए थे, सब शेल्स विद मिक्स, और वहां पर ये बताना मुश्किल, वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन कि वेदर द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 3s कौन से हैं एंड 3p कौन से हैं, 3p के कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3s के कौन से इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ, ठीक है। अब बात करते हैं जब डिस्टेंस क्या हो जाए बिल्कुल ही पास, इसकी बात करेंगे r इक्वल टू a, सॉलिड की बात करेंगे, क्यों, सॉलिड में इंटरएटॉमिक डिस्टेंस बड़ा ही कम हो जाता है, जब डिस्टेंस बड़ा ही कम हो जाएगा उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे जो ये ऑर्बिट्स मिक्स हुए होंगे ये अलग अलग होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखो हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा, ठीक है, जब हमारे पास एटम्स के बीच का डिस्टेंस बड़ा ही कम हो जाएगा तो हमें कुछ इस टाइप का ग्राफ देखने को मिलेगा, और इस ग्राफ का हमें इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है, जरा ध्यान से देखो, यहां से लेके यहां पर क्या हुआ, जब डिस्टेंस b था तो ऑर्बिट्स मिक्स हो गए। अब जब डिस्टेंस और कम हो गया, जैसे सॉलिड की बात कर रही है, तो ऑर्बिट्स क्या हो गए, अलग अलग हो गए, कुछ ऑर्बिट्स ये आ गए और कुछ ऑर्बिट्स ये आ गए, या शेल्स कुछ यहां पर चले गए, कुछ शेल्स ये हो गए, कुछ शेल्स की एनर्जी कम हो गई, देखो ये एनर्जी है ना, कुछ शेल्स की एनर्जी कम हो गई और कुछ शेल्स की एनर्जी बढ़ गई। अब जरा ध्यान से देखना है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जो यहां से वो कहां चले गए, वो सारे इलेक्ट्रॉन कहां आ गए, यहां पे आ गए 4 इलेक्ट्रॉन कहां पर आ गए, बैलेंस बैंड में आ गए। इसको क्या बोला जाता है, दो बैंड्स में ये टूट गए ऑर्बिट्स, दो ग्रुप बना लिए उन्होंने, जब डिस्टेंस बड़ा कम हो गया शेल्स के ग्रुप बन गए, उन ग्रुप को क्या बोला जाता है, एक ग्रुप को क्या बोला जाता है, बैलेंस बैंड बोला जाता है। बैलेंस बैंड मतलब जो ये वाला ग्रुप है इसको क्या बोला जाता है, बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड मतलब एनर्जी लेवल्स का ऐसा ग्रुप जिसकी एनर्जी बड़ी क्या होती है, कम होती है, उसको क्या बोला जाता है, बैलेंस बैंड। और हम बात हैं जहां पर
और एक ग्रुप ये बना हुआ है एनर्जी लेवल्स का। यहाँ पर बड़े सारे एनर्जी लेवल्स इकट्ठे हो गए, फिर उसके बाद जब डिस्टेंस और कम हो गया तो अलग अलग हो गए, ग्रुप बना लिए उन्होंने। कुछ यहाँ पर आ गए, कुछ यहाँ पर आ गए, ग्रुप है एनर्जी लेवल्स का, तो उसको एनर्जी बैंड बोलते हैं हम। और एक ऐसा एनर्जी बैंड है इसका क्या नाम होता है, बैलेंस बैंड, जिसमें ये चार इलेक्ट्रॉन है, दो ये जो उधर चलेंगे इसको बोलते हैं बैलेंस बैंड। और इसकी एनर्जी क्या है तो देखो कम है। और एक और हमारे पास ग्रुप बना एनर्जी लेवल्स का, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड। क्या बोलते हैं जिसको हम, कंडक्शन बैंड बोले जाते हैं। और कंडक्शन बैंड कैसा होता है, एम्प्टी, और इसकी एनर्जी क्या होती है, बैलेंस बैंड से देखो जरा क्या होगी कंडक्शन बैंड की एनर्जी, खुद बताओ जल्दी से, ज्यादा होगी एनर्जी। तो हमारे पास ऐसे सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर बैंड्स बनते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड्स। और कौन कौन से होते हैं, बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। बैलेंस, अब देखो इन शॉर्ट अगर हम इसको फिर से रिवाइज करें तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, जब डिस्टेंस बड़ा ज्यादा था, दूर दूर थे, आर कितना था, डी, डिस्टेंस बड़ा ही ज्यादा, उस टाइम पे क्या, देयर विल बी नो इंटरेक्शन बिटवीन द एटम्स। जब डिस्टेंस थोड़ा और कम हुआ तो उसके बाद क्या हो गया, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स थे इनके बीच में इंटरेक्शन होना स्टार्ट हो गई। अच्छा, जब डिस्टेंस b हो गया, मतलब डिस्टेंस और कम हो गया, उस टाइम पे क्या हुआ, ये वाला ऑर्बिट और ये वाला सबशेल, ये वाला सबशेल और ये वाला सबशेल क्या हो गए, मिक्स हो गए। और उस टाइम पे ये पहचानना मुश्किल हो गया था कि जो दो इलेक्ट्रॉन्स, इसके दो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं और इसके दो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं, क्योंकि यहाँ पे चार इलेक्ट्रॉन्स आ गए थे। अच्छा, जब डिस्टेंस बिल्कुल ही कम हो गया, इसकी बात कर रहा हूँ, सॉलिड की बात कर रहा हूँ। सॉलिड में क्या हुआ, जब डिस्टेंस a हो गया, उस टाइम पे ये जो ऑर्बिट्स मिक्स हो गए, देखो दो ऑर्बिट्स नहीं है, बार-बार बोल रहा हूँ, ऑर्बिट्स दो नहीं है, क्योंकि क्रिस्टल लिया हुआ है, क्रिस्टल में बड़े n एटम्स हैं, तो ऑर्बिट्स भी कितने हैं, n, सबशेल भी कितने हैं, तो ये सबशेल कितने हैं, n सबशेल, यहाँ पर दो नहीं है, n सबशेल मिक्स हो गए हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब डिस्टेंस और कम हो गया तो ये n सबशेल्स भी टूट गए, आधे इधर चले गए हमारे पास एनर्जी लेवल्स, आधे एनर्जी लेवल्स इधर चले गए। इस इन एनर्जी लेवल्स के ग्रुप को बोला जाता है बैलेंस बैंड, और इन एनर्जी लेवल्स के ग्रुप को बोला जाता है कंडक्शन बैंड। बैलेंस बैंड में जो चार इलेक्ट्रॉन्स थे ना यहाँ पे, वो कहाँ गए, तो बैलेंस बैंड में चले गए। और कंडक्शन बैंड मतलब जो एनर्जी लेवल्स यहाँ पर हैं, उन एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो वो कैसा है, एम्प्टी है। क्या ये बात समझ आई आपको मेरी? वैसे ही जो आप कोई भी डाउट होंगे तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और साथ में आपकी क्लासेस मैंने बता दिया है थर्सडे को, आज क्या है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को आपकी क्लासेस 4 बजे 4 PM आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और वो भी मैंने आपको एड्रेस बता दिया है, और ग्रुप में मैं इस वीडियो को शेयर कर दूंगा। और इसके जो भी नोट्स होंगे विद प्रॉपर नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपको पेपर में अच्छे से अच्छे, मतलब 80 मार्क्स अगर आपका पेपर है तो 80 मार्क्स में से आप 80 मार्क्स ही अटेम्प्ट कर पाओ, पूरे 80 मार्क्स ले पाओ आप उसमें, ठीक है। अब देखो जरा, इसमें आपको एक क्वेश्चन आता है क्या कि बताओ आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है ना, यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर तो कोई भी बैंड नहीं है, यहाँ पर तो खाली जगह है, इसको क्या बोलते हैं, गैप। यहाँ पर खाली जगह होगा, वहां पर क्या, बैलेंस बैंड तो इधर है और कंडक्शन बैंड इधर है, तो यहाँ पर क्या है, बीच में कोई भी एनर्जी लेवल्स नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, गैप। और किसका गैप, इधर क्या है, एनर्जी, तो उसको क्या बोला जाता है, एनर्जी गैप बोला जाता है। बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की एनर्जीज में कुछ गैप आ जाता है, उस गैप को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप, जिसको किसके साथ डिनोट करते हैं, Eg। और इसको क्या बोला जाता है, फॉरबिडन गैप, क्योंकि बिल्कुल पास पास में नहीं होते हैं। कौन, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में एनर्जी का गैप है। अगर कंडक्शन बैंड इधर है तो बैलेंस बैंड इधर है, तो बीच में क्या है, एनर्जी का गैप आ गया है। अगर बिल्कुल जुड़े होते तो एनर्जी का कोई गैप नहीं है, पर आप खुद देख रहे हो कंडक्शन बैंड इधर है, बैलेंस बैंड इधर है, ठीक है, तो उनके बीच में एनर्जी का गैप आ गया है, इसको बोलते हैं फॉरबिडन गैप, और इसको डिनोट करते हैं Eg के साथ, ठीक है। अब आपको इसके नोट्स मैं ग्रुप में आज शाम तक भेज दूंगा, और साथ में आप इसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। 2 बार आप इस वीडियो को खुद देख लोगे ना, तो मैं बोल रहा हूँ आप खुद लिखने के काबिल हो जाओगे, खुद लिख लोगे कि ये क्या है, क्या होता है एनर्जी बैंड से सॉलिड्स। और हमने कौन सा सॉल्व किया था, सिलिकॉन।
सिलिकॉन में क्या पढ़े थे? एनर्जी बैंड्स। एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स। ठीक है, और कैसे बने आपको देखा, जब डिस्टेंस को कम करते जाते हैं तो पहले मिक्स हुए, उसके बाद अलग हो गए और कुछ कहीं नीचे चले गए, कुछ ऊपर चले गए। एनर्जी लेवल्स, और एनर्जी लेवल्स को क्या बोला जाता है? एनर्जी बैंड्स बोला जाता है। अच्छा, अब आप इसको पढ़ना स्टार्ट कर दो, 2 महीने के अंदर हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। कल हम नई वीडियो लाएंगे जिसमें हम पढ़ेंगे रिव्यू ऑफ सेमीकंडक्टर्स, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। देखो इसको पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें चाहिए था बैंड्स का कांसेप्ट, कि बैंड क्या होते हैं, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। अब आपको पता चल गया है बैंड्स का कांसेप्ट, तो उसके बेसिस पे ही हम क्या पढ़ेंगे? सेमीकंडक्टर्स। तो कल अब ज्यादा नहीं दूंगा, कल ही हम उसको स्टार्ट करेंगे। कल ही हम उसको स्टार्ट करेंगे और कल इस वीडियो का लिंक आपको मैं ग्रुप में डाल दूंगा और साथ में नोट्स भी मैं इस टॉपिक के आज डाल दूंगा और कल पढ़ेंगे उसके टॉपिक कल डाल दूंगा। और वीडियो मेरी एक रेडी रही है, ये के शर्मा की बुक आपको पूरी समझ आ जाएगी, एक भी वर्ड आपको कोई नहीं होगा। मोर ओवर आपको बुक देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको बुक देखने की कोई भी बुक हो, कोई भी बुक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा का सारा सिलेबस हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और आपके ऑफलाइन क्लासेस 4 PM राइजिंग मिडल पब्लिक स्कूल में स्टार्ट होगी है। और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आपकी फीस ना ही 5000 है ना ही 4000 है, आपकी फीस है ओनली 3000। ठीक है, आपको मैं ये बात क्लियर कर देता हूँ। फुल कोर्स आपको 5 से 5 मिनट विद प्रॉपर नोट्स भी दूंगा और साथ में आपको मैथ्स भी कराए जाएंगे ताकि आप 100% एफिशिएंसी दो एग्जाम में। ठीक है, तो बेसिकली हमने थोड़ा देर से स्टार्ट किया है पर आग लगा देंगे, ये मैं आपको बता देता हूं। हम इसको ऐसे समझ के पढ़ेंगे कि फिजिक्स अब आपके लिए एक रेवोल्यूशन होगी। जो आज तक आपने पढ़ा है उसको हम बिल्कुल चेंज कर देंगे, वो सारा तरीका ही चेंज कर देंगे कि आपने जो भी पढ़ा है। अब हम इसको कुछ नए तरीके से पढ़ेंगे और मैं आपको गारंटी देता हूं कि 100% आपकी एफिशिएंसी यहां पर मैं लेके आऊंगा। ये मेरा प्रॉमिस रहा है कि आपके एग्जाम में जैसे हम मेरे मार्क्स भी इतने ही हैं और आपके मार्क्स भी 100% एफिशिएंसी होगी, ये मेरा प्रॉमिस है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।